तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा तो आज का टॉपिक है हमारे पास द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। द्रव्य के गुणधर्म या अपने जो मैटर है या जो पदार्थ है उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। तो सामान्यतः अगर अपने बात करें कि तो जो द्रव्य है हमारे पास उस द्रव्य में दो प्रकार के गुणधर्म पाए जा रहे हैं। पहला जो गुणधर्म आता है वो होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा हमारे पास आता है वो आता है रासायनिक गुणधर्म। तो द्रव्य के दो प्रकार के गुणधर्म अपने को अध्ययन करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हमारे पास भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे और दूसरा कौन किसका करेंगे, अपने रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो अगर इसको अपने परिभाषित करें भौतिक गुणधर्मों की तो अपने कह सकते हैं ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की, जो हमारे पास पदार्थ है, ये जो द्रव्य है पदार्थ की पहचान वह संगठन में परिवर्तन न कर अपने उन गुणों का अध्ययन कर सकें। ऐसे गुणधर्म जिसके अंदर अपने पदार्थ की पहचान को परिवर्तित न करें या अपने ये कह सकते हैं कि पदार्थ के संगठन में परिवर्तन न करें, तो उन गुणधर्मों का अगर अध्ययन किया जाता है तो ऐसे गुणधर्मों को क्या कहा जाता है, भौतिक गुणधर्म कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रकार के जो अपने पास गुणधर्म है वो गुणधर्म क्या हो सकते हैं जिसके अंदर अपने क्या किया जाता है, पदार्थ के संगठन और पदार्थ की पहचान में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन ला दिया जाता है। अर्थात ऐसे गुणधर्म जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जब तक रासायनिक परिवर्तन नहीं आएगा, उन गुणधर्मों में परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा या उनमें अंतर अपने को देखने को नहीं मिलेगा, या आप कह सकते हैं पदार्थ की पहचान या संगठन में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों में क्या होता है, अपने कह सकते हैं पदार्थ की जो पहचान और अपने कह सकते हैं कि जो संगठन है उस संगठन में अपने को क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इन दोनों चीजों में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा तब उन गुणधर्मों को क्या कहा जाएगा, रासायनिक गुणधर्म कहा जाएगा। ठीक है, अब अपने पास कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो भौतिक गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं अपने पास। तो अगर भौतिक गुणधर्मों की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाते हैं उसके। वो एग्जाम्पल कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे अपने कह सकते हैं कि उस पदार्थ का रंग कैसा है, उसमें कोई स्मेल आ रही है क्या, गंध कैसी है, उसका क्वथनांक हो सकता है। ठीक है, उस पदार्थ का गलनांक हो सकता है, उस पदार्थ का घनत्व हो सकता है। तो ये जो गुणधर्मों की अपने बात कर रहे हैं वो गुणधर्म क्या कहलाते हैं, हमारे पास सारे भौतिक गुणधर्मों की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से अगर आपने कहा कि रासायनिक गुणधर्मों के अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो रासायनिक गुणधर्मों के एग्जाम्पल हमारे पास कौन से बन जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल अगर देखें अपने तो हमारे पास बन सकता है, पहला जो एग्जाम्पल बन सकता है वो हो सकता है ज्वलन शीलता का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास अम्लता का उदाहरण हो सकता है, क्षारकता का उदाहरण हो सकता है। तो ये जो उदाहरण अपने सामने आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, अपने पास रासायनिक परिवर्तन के अपने को उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पदार्थ के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के गुणधर्मों का अपने अध्ययन करते हैं। वो गुणधर्म कौन कौन से हो गए, इसका मतलब यहाँ पर हो गया जो प्रत्येक पदार्थ है उस प्रत्येक पदार्थ में विशिष्ट गुणधर्म पाए जाते हैं। अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो प्रत्येक पदार्थ में विशिष्ट गुणधर्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, विशेष प्रकार के गुणधर्म अपने को देखने को मिलेंगे। कोई भी पदार्थ अगर दिया जाता है तो उस पदार्थ में अपने विशिष्ट प्रकृति के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। उसके अंदर अपने गुणधर्म होंगे। जैसे अगर किसी पदार्थ की बात करें, जैसे जल की मैं यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ तो जल का एक विशिष्ट गुण होगा। जल के अगर भौतिक गुणों की अगर बात करते हैं तो उसका एक विशेष प्रकार का रंग होगा, उसमें गंध नहीं पाई जाती है, उसका क्वथनांक फिक्स होगा, उसका गलनांक भी फिक्स होगा, घनत्व भी फिक्स होगा।
इसी जल की अगर तुलना अपने ग्लिसरीन के साथ अगर करते हैं तो ग्लिसरीन का रंग, गंध, क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, ठीक है, ये सारे उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक द्रव्य के अंदर या प्रत्येक पदार्थ के अपने खुद के गुणधर्म होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास ये जो दो प्रकार के गुणधर्मों का आपने यहाँ पर बात की। अब अपने पास इसका जो दूसरा टॉपिक बन रहा है वो है द्रव्य के गुणधर्म का उनका मापन। तो अपने भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का मापन कैसे करते हैं कि जो अपने पास भौतिक गुणधर्म है, ठीक, उनको कैसे मापा जाता है, या जो रासायनिक गुणधर्म है उन रासायनिक गुणधर्मों को किस प्रकार से मापा जाता है, तो उनकी अगर अपने यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भौतिक गुणधर्मों का मापन। ठीक है, भौतिक गुणधर्मों का मापन। भौतिक गुणधर्म अपने अभी बताए थे कि जैसे रंग है, गंध है, क्वथनांक है, गलनांक है, ठीक है, द्रव्यमान है, घनत्व है। इन गुणधर्मों का मापन कैसे किया जाए, उनके मापन के लिए हमारे पास कौन सी पद्धति प्रयोग में ली जाती है, तो उनका अपने यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसका मतलब अपने को यहाँ पर जो मापन करना है वो मापन किस प्रकार का करना है, अपने को यहाँ पर पदार्थ का जो मापन करना है वो परिमाणात्मक मापन की मैं बात कर रहा हूँ। किस प्रकार का मापन यहाँ पर किया जाएगा, उसका परिमाणात्मक मापन का अपने यहाँ पर बात करेंगे कि उसका परिमाणात्मक या परिणाम कितना है उसका अपने यहाँ पर मापन किया जाएगा। जैसे अपने कह सकते हैं कि जो मापन है वो मापन हमारे पास कैसा होना चाहिए, मात्रात्मक पद्धति उसके अंदर होनी चाहिए। उसी पद्धति का प्रयोग करते हैं अपने, मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब मात्रात्मक पद्धति क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण मेरे पास क्या है कि मैंने पूछा कि जैसे कमरा है, उस कमरे की लंबाई, तो मैं यहाँ पर कमरे की लंबाई पूछना चाहता हूँ कि जो कमरा अपने यहाँ पर जिसमें बैठे हैं उस कमरे की लंबाई कितनी है। तो आपने अगर इसका जो उत्तर दिया कि जो कमरे की जो लंबाई हमारे पास आ रही है वो कमरे की लंबाई कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कमरे की लंबाई हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब 5 क्या है, कमरे की लंबाई अपने दी गई है, तो 5 क्या चीज़ है, क्या अपने पास यहाँ पर हो गया। तो ये अपने पास जो अपने पास था कि उसका क्या होना चाहिए अपने साथ में, कि जो अपने पास इकाई ली है उस मापन का उसका क्या होना चाहिए, मात्रक भी होना चाहिए। बिना मात्रक इस इकाई का कोई भी अपने पास यहाँ पर औचित्य नहीं रहता है। कैसे कि जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो लंबाई है वो 5 फीट है, या मैं कहता हूँ कि 5 मीटर है। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा कि जो हमारा जो कमरा है उस कमरे की लंबाई कितनी है। जब तक उसके साथ में अपने मात्रक का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उस लंबाई का जो मापन का जो औचित्य है वो औचित्य हमारे पास स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब हमने को जो भी चीज़ का मापन करना है उस मापन के लिए अपने को 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मापन के लिए अपने को किसी भी चीज़ का मापन करना है अपने को, तो मापन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वो 2 चीज़ कौन कौन सी होगी, पहली चीज़ अपने कह सकते हैं वहाँ पर हमारे पास एक संख्या होना जरूरी होती है। संख्या के साथ साथ क्या होनी चाहिए, एक मात्रक भी उसका होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों से मिलकर ही हमारे पास क्या बनता है, मापन बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैं ये कह देता हूँ कि कमरे की लंबाई कितनी है, तो आपने कहा कि जो कमरे की लंबाई जो मीटर है। ठीक है, अब आपने क्या बता दिया मेरे को, उसका मात्रक बता दिया कि जो लंबाई को जो आपने मापा गया है वो किस में मापा गया है, मीटर में मापा गया है। लेकिन मीटर कितने मीटर है अपने पास यहाँ पर क्या नहीं स्पष्ट हो रही है। तो अपने मापन के लिए मात्रक तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन अपने यहाँ पर संख्या स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके मापन की संख्या क्या है। तो जब तक संख्या स्पष्ट नहीं होगी इस मात्रक का औचित्य भी नहीं रह पाएगा। तो आपने कहा कि जो लंबाई है वो अपने पास स्पष्ट नहीं है। आपने कहा जी कमरे की लंबाई कितनी है, मीटर है, तो मीटर कितनी है, 5 मीटर है, 4 मीटर है। इस चीज को आपने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया। आपने उस मापन की जो संख्या है उस संख्या के मान को आपने जब तक स्पष्ट नहीं किया तब तक मापन की जो मात्रक है उस मात्रक का भी औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसका मतलब जो मापन है उस मापन के लिए दोनों चीजें एक साथ आना जरूरी रह जाती है। वो दोनों चीजें कौन कौन सी है, उसकी संख्या मान, उसका मात्रक। जब तक दोनों में से अगर एक भी चीज अगर आप प्रयोग में ले रहे हो तो मापन हमारे पास स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो मापन को स्पष्ट मापन के लिए हमारे पास दोनों चीजों का आना एक साथ क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने मापन कर लिया तो यहाँ पर मापन के लिए आपको पता चल गया कि मापन के लिए हमारे को इन दोनों चीजों का एक साथ आना जरूरी है। अब क्या हुआ कि जो अलग अलग जो देश हैं उन देशों में सभी में जो मापन की जो पद्धति है वो मापन की पद्धति क्या रह रही है, अलग अलग रह रही है। जैसे भारत के अंदर अपने द्रव्यमान को अगर मापना है तो द्रव्यमान को मापन की जो हमारे पास जो पहले जो इकाई ले रहे थे, जैसे अपने सोने की अगर अपने सामान्यतः जो प्रचलन के अंदर उदाहरण लिया जाता है, जैसे अपने कहते हैं कि सोना, तो अपने कहते हैं सोने को किस में तोला मापा जाता है, अपने तोला, कितने तोला है वो, तो अपने यहाँ पर किस में ले रहे हैं तोला, या अगर बड़ी चीज ले रहे हैं तो अपने इसमें किसमें, अगर गाँव में अपने सुनने मिलता है सेर, ठीक है। तो ये जो तोला सेर ये क्या है, अपने जो भारत के अंदर पुरानी मापन की जो पद्धतियां हैं, लेकिन इन पद्धतियों का प्रयोग अपने जब दूसरी जगह करते हैं तो वो स्पष्ट नहीं हो पाता। इसी तरह से अगर अपने खेत की लंबाई को अगर मापना है तो अपने कई बार सुनने को मिलता है अपने को बीघा, ठीक है, कितने बीघा अपने मापन कर रहे हैं, या अपने कह रहे हैं कि कई बार अपने को सुनने को मिलता है हेक्टेयर। तो यहाँ पर जो मापन की पद्धति कौन सी सही है या ज्यादा प्रचलन में कौन सी पद्धति अपने प्रयोग में ले रहे हैं, उस चीज को अपने पास स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे विश्व में मापन की पद्धति को एक जैसा करना क्या हो गया, जरूरी हो गया। तो पूरे विश्व में जो मात्रक की जो पद्धति क्या की गई, एक जैसी की गई, और एक जैसी पद्धति करते हुए अपने को जो पता है, अपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा गया है कि मात्रकों को पूरे विश्व में एक जैसा करने के लिए अपने क्या किया गया, मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति को प्रयोग में लिया गया, जिसके ऊपर लगभग सभी देशों में वही जो मापन की जो पद्धति है वो प्रयोग में ली गई। तो किस प्रकार की पद्धति अपने प्रयोग में लेते हैं, मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को क्या किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, या अपने इसको बोला जाता है एसआई कहा जाता है। तो मापन की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उस अंतरराष्ट्रीय पद्धति को क्या कहा जाता है, एसआई पद्धति कहा जाता है। और जिसमें माना जाता है लगभग 1875 में जो पेरिस में लगभग सभी देशों ने इसके ऊपर क्या करके इस पद्धति को अपना लिया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास बात करें जो एसआई जो पद्धति है, इस एसआई पद्धति के अंदर जिसको अपने प्रयोग में आज मापन के लिए काम में ले रहे हैं, इस एसआई पद्धति के अंदर अपने बात कर सकते हैं कि लगभग हमारे पास बेसिक जो इसके जो मात्रक हैं, तो अपने कह सकते हैं कि इस एसआई पद्धति के अंदर हमारे पास जो 7 प्रकार के क्या बोल सकते हैं, 7 प्रकार के आधार मात्रकों को प्रयोग में लिया जाता है। मापन की जो एसआई पद्धति है, इस एसआई पद्धति के अंदर कितने आधार मात्रकों को प्रयोग में लिया जाता है, 7 आधार मात्रकों को प्रयोग में लिया जाता है। इन 7 आधार मात्रकों को अपने क्या कह सकते हैं, मूल मात्रक भी कह सकते हैं। क्या नाम दिया जा सकता है इनको, मूल मात्रक नाम दिया जा सकता है। इन मूल मात्रकों से हमारे पास 7 मूल मात्रक हो गए, तो इन 7 मूल मात्रकों से अपने किसकी व्युत्पत्ति करेंगे, हमारे पास जिसको क्या बोला जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा, ठीक है। तो 7 मूल मात्रकों से जिसकी व्युत्पत्ति की जाएगी उसे क्या नाम दे दिया जाएगा, हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक का नाम दिया जाएगा। अर्थात मूल मात्रकों से जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, ठीक है। तो मूल मात्रक या आधार मात्रक कितने हो गए एसआई के अंदर, हमारे पास 7 हो गए, और इस 7 से आगे चलकर जो और मात्रक बनेंगे, मूल मात्रकों से जो और आगे चलकर जो मात्रक बनेंगे उसको कहा जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक नाम दिया जाएगा। अब हमारे पास जो 7 मूल मात्रक या जो आधार मात्रक है वो हमारे पास कौन से हैं, उसका अगर अपने जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है। इस सारणी के अंदर हमारे पास जो आधार भौतिक राशि जो अपने 7 मूल मात्रक जो बताए गए हैं वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हो जाते हैं हमारे पास, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक, ठीक है, तापक्रम, पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता। ये जो 7 हमारे पास मूल मात्रक है जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत हमको दिए गए थे,
इसके अंदर राशि के लिए जो प्रतीक है, जैसे लंबाई के लिए जो अपने प्रतीक प्रयोग में लिया जाता है, वो लंबाई के लिए जो अपने प्रतीक प्रयोग में लेते हैं वो स्मॉल n प्रतीक के रूप में अपने काम में लिया जाता है। ठीक है, तो राशि के लिए जो हमारे पास जो प्रतीक आता है वो प्रतीक क्या आता है, हमारे पास स्मॉल l प्रतीक आता है। इसी तरह से द्रव्यमान के लिए जो प्रतीक प्रयोग में लिया जाता है स्मॉल m प्रयोग में लिया जाता है। समय के लिए स्मॉल t, विद्युत धारा के लिए जो कैपिटल I, उष्मागतिक जो तापक्रम है, ठीक है, उष्मागतिक तापक्रम के लिए अपने पास यहाँ पर एक शब्द है उष्मागतिक जो तापक्रम है, उस तापक्रम के लिए अपने जो प्रयोग में लिया जाता है वो किसको काम में लेंगे, कैपिटल टी को प्रयोग में लेंगे। ठीक है, पदार्थ की जो मात्रा है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, उस पदार्थ की मात्रा को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल n में, और जो ज्योति की जो तीव्रता है उस ज्योति की तीव्रता को अपने IV से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट जो कॉलम बनता है वो है SI, जो मात्रक है उसका जो नाम क्या है। जैसे अपने पास कहा लंबाई है, लंबाई के लिए जो SI मात्रक दिया गया है वो क्या दिया गया है, मीटर, और मीटर का जो SI प्रतीक जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, स्मॉल m। देखो यहाँ पर द्रव्यमान राशि का प्रतीक क्या है, m है हमारे पास, जबकि वहां पर SI मात्रक का जो प्रतीक है स्मॉल m। इसी तरह से द्रव्यमान को जो मापा जाता है वो किलोग्राम में, ठीक है, kg प्रतीक बन जाता है, समय सेकंड में, s एम्पियर a, इसी तरह से केल्विन कैपिटल K, इसी तरह से मोल MOL, ठीक है। इसी तरह से ज्योति की जो तीव्रता है उसको कैंडेला, उसका जो प्रतीक बनता है CV हमारे पास प्रतीक बन जाता है। तो ये हमारे पास जो 7 हमारे पास मूल मात्रक आ गए, और इन 7 मूल मात्रकों से हमारे पास क्या बन गए, अपने पास मूल मात्रकों का अपने यहाँ पर जिक्र किया, 7 प्रकार के अपने मूल मात्रकों का यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक बन जाते हैं। इन सभी मूल मात्रकों को परिभाषित किया गया है। जैसे मैं एक परिभाषा आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास जैसे लंबाई का जो मात्रक मीटर लिया गया है और जिसका जो संकेत अपने क्या दिया गया है, ऐसा जो प्रतीक दिया गया है वो स्मॉल m दिया गया है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या दी गई कि निर्वात में प्रकाश की चाप C के नियत संख्यात्मक मान को अपने पास एक संख्यात्मक मान दिया गया 299, 792, 458 लेकर इसे मीटर प्रति सेकंड मान में व्यक्त किया गया। ठीक है, ये परिभाषाएं जो दी गई है वो परिभाषाएं अपने को याद नहीं करनी है, ठीक है, अपने काम की नहीं है परिभाषाएं। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताया था कि हमारे पास जो परिभाषाएं प्रत्येक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये 1 मीटर किसको माना गया है, 1 किलोग्राम किसको माना गया है, तो 1 किलोग्राम को भी वहां पर क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और उस परिभाषा के अंतर्गत ही अपने पास यहाँ पर क्या किया है, मतलब वहां पर क्या है, जो 1 किलोग्राम है, जो फ्रांस है उस फ्रांस में क्या किया गया, प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर लिया गया। तो उस प्लेटिनम और इरिडियम सिलेंडर का जो एक हवा मतलब डिब्बे में उसको रखा गया, एक मिश्र धातु से बना हुआ है। ठीक है, उस सिलेंडर के जो भार के बराबर अपने क्या माना गया है, 1 किलोग्राम भार माना गया है। ठीक है, तो वो वहां पर अंतरराष्ट्रीय रूप से हो गया। फिर इसी तरह से प्रत्येक देश के लिए वहां से उसको तय किया जाता है। जैसे भारत के अंदर अपने पास अगर अपनी बात करें तो वहां पर भारत में अपने पास राष्ट्रीय मापन विज्ञान संस्थान जिसको NMI या अपने NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नाम दिया गया, जहां से अपने जो अंतरराष्ट्रीय जो मापन है उसके साथ अपने जो भारतीय जो मात्रक है, ये जो भारतीय मापक है उसका संबंध बिठाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया गया, उन मात्रकों को भारतीय मात्रकों के साथ क्या किया गया, संबंध उनका तैयार किया गया। तो अब अपने पास ये भौतिक जो राशियां हैं, जैसे अपने पास यहाँ पर अगर अपनी दी जाए तो उनका अपने आज जो मापन के अंदर अपने जो भी कैलकुलेशन की जाती है उस कैलकुलेशन के अंदर इन्हीं मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर ले देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया n बराबर 2 मोल। ठीक है, तो n बराबर 2 मोल जो लिखा गया, n किसका प्रतीक है हमारे पास, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, किसमें ली गई, मोल में। तो ये मोल किसका है, SI मात्रक है। ठीक है, अपने पास क्या हो गया, ये मोल क्या हो गया, SI मात्रक। तो यहाँ पर संख्या भी आ रही है और क्या आ रही है अपने पास, मात्रक भी आ रही है। दोनों चीजों का अपने क्या करते हैं, एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अपने यहाँ पर मैंने जब लिख दिया कि स्मॉल m बराबर 0.5 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कितना है द्रव्यमान, 0.5 किलोग्राम। इसी तरह से मैंने लिख दिया L बराबर 2
ठीक है। अब L बराबर 2m लिख दिया। अब m यहाँ पर था और m यहाँ पर है, तो ये क्या है, L किसको प्रदर्शित कर रहा है, लंबाई को। कितनी है लंबाई, 2 मीटर अपने क्या ली गई है, लंबाई को प्रयोग में लिया गया है। तो इस तरह से अपने इन मात्रकों को क्या किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन अपने पास इन मात्रकों के प्रयोग में दिक्कत क्या आती है कि जो रसायन विज्ञान है, उस रसायन विज्ञान में जैसे अपने द्रव्यमान की अगर मैं बात करता हूँ, तो द्रव्यमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अपने को जो द्रव्यमान प्रयोग में लेना है वो द्रव्यमान बहुत ही कम प्रयोग में लेते हैं। तो जब कम द्रव्यमान को प्रयोग में लिया जाएगा तो इनमें थोड़ा सा क्या किया जाए, उनके साथ में कुछ अपने कह सकते हैं जो गुणांक शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है, या अपने कह सकते हैं कुछ एसआई पद्धति के अंदर अपने कुछ पूर्व लग्न शब्दों को प्रयोग में लिया जाएगा। तो वो पूर्व लग्न शब्द कौन से हैं, उनकी अगर अपने यहाँ पर बात करें तो अपने यहाँ पर जो एसआई पद्धति है, उस एसआई पद्धति के अंदर प्रयुक्त मैंने कुछ पूर्व लग्नों का यहाँ पर जिक्र किया है जो मूल मात्रकों के नाम के आगे प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर फेम्टो अगर शब्द प्रयोग में लिया जाता है, उसका जो मतलब होता है फेम्टो का वो है 10⁻⁻15। इसी तरह से अगर पिको शब्द अगर कहीं प्रयोग में लिया जाता है, उसका जो अर्थ निकलता है वो है 10⁻12। एंगस्ट्रॉम अगर शब्द प्रयोग में लिया जाता है, उसका जो मतलब निकलता है 10⁻10। नैनो 10⁻9, माइक्रो 10⁻6, मिली 10⁻3, सेंटी 10⁻2, डेसी 10⁻1, इसी तरह से डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा। तो ये हमारे पास पूर्व लग्न अपने प्रयोग में लिए जाते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया यहाँ पर, उदाहरण क्या लेता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर जो अपने पास द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को मैंने जो मान है द्रव्यमान का m से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने द्रव्यमान यहाँ पर कह दिया कि जो अपने द्रव्यमान लिया गया है वो ले लिया अपने पास यहाँ पर 5। अब 5 अपने किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। ठीक है, तो 5 अपने किलोग्राम में ले लिया, या अपने जो लंबाई है उस लंबाई को मैंने ले लिया L और मैंने कह दिया 5। तो 5 क्या, 5 मीटर, और मीटर के मैंने आगे शब्द लगा दिया म्यू, और ये मूल मात्रक होगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो शब्द प्रयोग में लिया वो क्या ले लिया, म्यू। अब इस म्यू को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो हमारे पास मूल मात्रक तो कौन सा है, m। जैसे मैंने ये लिख दिया 5m, तो 5m का मतलब हो गया 5 मीटर हो गया, लेकिन मैंने 5 क्या लिख दिया, 5 म्यू m लिख दिया। तो म्यू का हमारे पास अर्थ क्या है, म्यू को अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, माइक्रो से। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो लंबाई है वो कितनी है, 5 माइक्रोमीटर है। यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है वो क्या है, लंबाई कितनी ली गई है, 5 माइक्रोमीटर ली गई है। और अपने को पता है कि जो 1 माइक्रोमीटर है, अपने पास संबंध अपने को पता है कि जो 1 माइक्रोमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होगा। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁻6 मीटर के क्या है, तुल्य है। तो ये अपने जो संबंध बना सकते हैं, उन संबंधों के आधार पर अपने प्रयोग में लिया जा सकता है कि जैसे अपने को माइक्रोमीटर है, उस माइक्रोमीटर को अगर अपने मीटर में परिवर्तित करें तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, इसको माइक्रोमीटर को मैंने मीटर में परिवर्तित किया, तो जो L है वो L कितनी लिख दी, 5 × 10⁻⁻6 क्या लिख सकता हूँ, मीटर लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास गलत हो जाएगी। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर माइक्रो शब्द को हटाना अगर चाहता हूँ, तो माइक्रो शब्द को हटाने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 10⁻⁻6 शब्द को प्रयोग में लेना पड़ेगा। जब ये 10⁻⁻6 शब्द को अगर प्रयोग में ले लेता हूँ यहाँ पर, तो जो माइक्रो शब्द है वो माइक्रो शब्द वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतः ही वहां से प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान हम लिखते हैं ग्राम। ठीक है, और ग्राम के आगे क्या लगा दे, किलो। तो किलो का मतलब क्या हो जाता है, 10⁻3, तो किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास इन शब्दों का अर्थ निकल कर आता है सामने कि इन शब्दों का जो मुख्य अर्थ है वो क्या है और कैसे इनको अपने शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ऐसा एक पद्धति में जो प्रयुक्त पूर्व लग्न हो गए, और इन पूर्व लग्नों का अपने जो शब्दों में प्रयोग इस प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से अपने इसमें बात की थी व्युत्पन्न मात्रकों की बात की थी कि हमारे पास जो व्युत्पन्न मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो अपने कहा व्युत्पन्न मात्रकों का जो निर्माण है वो किससे होता है,
मूल मात्रकों से ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया घनत्व, तो घनत्व हमारे पास मूल मात्रक में नहीं था, इसको बनाया जाएगा किससे? मूल मात्रकों से। तो घनत्व क्या होता है? तो घनत्व हमारे पास होता है घनत्व द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आयतन है वो आयतन भी हमारे पास नहीं था, तो आयतन क्या होता है? तो आयतन की अगर हम बात करते हैं तो आयतन किसको कहा जाता है? अपने कह देते हैं कि आयतन हमारे पास जो आयतन का जो मात्रक बनता है वो क्या हो जाता है अपने पास मीटर क्यूब अपने आयतन के शब्द मात्रक के रूप में प्रयोग में लेते हैं। इस तरह से जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का भी अपने जो मात्रक होता है वो क्या लिया जाता है ऐसा पद्धति में किलोग्राम शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो घनत्व का जो मात्रक आ जाएगा वो घनत्व का हमारे पास जो मात्रक आ गया वो क्या आ गया किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये जो मात्रक बना वो किससे बन रहा है? मूल मात्रकों से ही बनाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में रखा जाता है। तो मूल मात्रक से जिनका निर्माण किया जाता है वो कैसे हो जाते हैं हमारे पास? व्युत्पन्न मात्रक हमारे पास आ जाते हैं। क्लियर हो गया अपने पास व्युत्पन्न मात्रक कैसे होते हैं? तो ज्यादा इसी तरह से अपने पास जो द्रव्यमान और जो अपने पास द्रव्यमान का जो मापन किया जाता है, इसी तरह से जो आयतन का मापन किया जाता है, ठीक है, फिर घनत्व है या जो तापक्रम है। तो तापक्रम की अगर मैं बात करता हूँ इन मात्रकों के जो अपने पास समझ आ गया व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनाए जाएंगे? मूल मात्रकों से उत्पत्ति किसकी होगी? व्युत्पन्न मात्रक की। तो द्रव्यमान हमारे पास मूल मात्रक है, आयतन भी मूल मात्रक नहीं है, तो पहले आयतन को भी व्युत्पन्न मात्रक ही अपने कहा जाता है। ठीक है, अब अपने पास आती है बात द्रव्यमान की। तो अपने अगर समझ में कि द्रव्यमान का मापन कैसे किया जाता है, तो द्रव्यमान को तोलने के लिए अपने पास क्या होता है कि अपने तुले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस तुला से अपने क्या है द्रव्यमान का मापन किया जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ के अंदर जो उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा है, द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। और जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान हमारे पास क्या होता है? पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कैसा होता है? अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन अगर अपने बात करें कि द्रव्यमान से मिलता जुलता शब्द हमारे पास कौन सा आता है? भार। तो कई बार अपने द्रव्यमान की जगह पर अपने क्या शब्द प्रयोग में लेते हैं? भार शब्द को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो भार क्या होता है? भार क्या होता है? जो पदार्थ है उस पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। भार क्या होता है? किसी पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। और भार क्या होता है? प्रत्येक स्थान पर भार भिन्न भिन्न होता है। तो प्रत्येक स्थान पर जो पदार्थ का जो भार है वो क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। अर्थात अपने कह सकते हैं कि जो भार है वो भार क्या होता है? परिवर्तित होता है। भार हमेशा क्या रहता है? परिवर्तित होता रहता है। भार का मान हमारे पास क्या होता है? परिवर्तित होता है। अर्थात जब कोई पदार्थ है उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थ का भार क्या होगा? भिन्न होगा। क्यों भिन्न होगा? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान का जो गुरुत्वीय बल है वो गुरुत्वीय बल भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो गुरुत्वीय बल के भिन्न भिन्न होने के कारण से पदार्थ का जो भार है वो भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो इसके लिए अपने पास यहाँ पर द्रव्यमान शब्द को जब अपने मापन की जो पद्धति है उस मापन की पद्धति के अंदर किसको प्रयोग में लिया जाता है? द्रव्यमान शब्द को प्रयोग में लिया जाता है। और द्रव्यमान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या था? पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की या जो मैटर है उस मैटर की क्या होती है? जो मात्रा होती है उस मात्रा को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाता है? द्रव्यमान क्या हो जाता है? उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो बल क्या होता है? F बराबर क्या हो जाता है? mg। ठीक है, तो m तो क्या हो गया? उस पदार्थ का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया।
और जी क्या होगा, गुरुत्वीय बल। तो ये क्या रहता है, परिवर्तित होता रहता है, और इसके परिवर्तित होने से भार क्या रहता है, सदैव क्या रहता है हमारे पास, परिवर्तित होता रहता है। तो भार का मान हमेशा अपने को सदैव परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर जो प्रयोगशाला में जो भार का जो मापन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, जो वैश्लेषिक तुला है उसके अंदर भार का मापन किया जाता है। तो भार का मापन अपने किसमें करते हैं, वैश्लेषिक जो तुला है उस वैश्लेषिक तुले के अंदर अपने किसका मापन किया जाता है, भार का मापन किया जाता है। ये वैश्लेषिक तुला हमारी जो रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उस रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में अपने पास होता है, या अपने अगर रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में अपने वैश्लेषिक तुले को अगर नहीं देखा है, आजकल इसका प्रयोग तो कम हो चुका है, लेकिन अगर अपने सुनार की अगर दुकान पर जाते हैं तो सुनार की दुकान पर एक कांच का बना हुआ जो एक घर है, उस कांच के घर के अंदर अपने पास एक आपको इस तरह का एक अपने को कांच के बने हुए घर के अंदर इस तरह को आपको एक तुला सा मिल जाता है। तो जब भी आप जब स्कूल में जब आप एंटर होंगे तो इस वैश्लेषिक तुले को अपने प्रयोगों के आधार पर किस तरह से उसको प्रयोग में लिया जाता है वो आपको बता दिया जाएगा कि उसको प्रयोग में कैसे किया जाता है। या आप कभी भी सुनार की दुकान पर अगर आप जाते हो तो वहां पर उस वैश्लेषिक तुले को आसानी से देख सकते हो। इस वैश्लेषिक तुले से ही द्रव्यमान का मापन किया जाता है, लेकिन हर जगह वैश्लेषिक तुला उपलब्ध नहीं होता। इसके जगह पर आजकल अपने सामान्य तुले को प्रयोग में लेते हैं, या जो अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक तुला है उस इलेक्ट्रॉनिक तुले को अपने आजकल क्या करने लग गए, प्रयोग में लेने लग गए। ठीक है, तो ये हमारे पास द्रव्यमान जो मूल मात्रकों में जो पहला मात्रक था द्रव्यमान वो समाप्त होता है। जो बाकी जो बचे हुए मात्रक हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अपने क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपसे फिर है कि जैसे आप अगर वीडियो को देख रहे हैं आपको नया वीडियो मिलता रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ये नहीं है कि एक वीडियो देख लिया फिर दूसरा नहीं देखोगे फिर तीसरा देख लोगे, तो इस तरह से आपको उसके अंदर समझ नहीं आएगा किस तरह से अपने जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर को आगे से चलाते जा रहे हैं। अगर आप डिटेल में इसको देखते जाएंगे, पहले ये सारा चैप्टर अपने कंप्लीट करेंगे और फिर इस पर जो आधारित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी अपने किया जाएगा कि किस तरह से इसके ऊपर अपने पास प्रश्नों का निर्माण होता है।